हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 जनवरी 2025 के दो प्रमुख समाचारों पर या दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि महाकुंभ 2025 में भगदड़ की घटना हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कुछ समाचार पत्र जो है कुछ मौतों की भी बात बता रहे हैं, और इससे कहीं न कहीं कुंभ के दौरान खास तौर से मौनी अमावस्या के दिन, जैसे आज भी मौनी अमावस्या है प्रयागराज में, एक दो और घटनाएं हुई हैं, हादसा हुआ है, उसकी याद कहीं न कहीं ताज़ा हो गई। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे क्या, जानेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा जो है ये यानी पहला तो बुरा समाचार हो गया। दूसरा समाचार एक सकारात्मक पहलू है कि इसरो द्वारा अपने 100वें प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से अपने 100वें प्रक्षेपण के जरिए NVS-02 या नेविगेशन सेटेलाइट का जो दूसरी पीढ़ी का जो नेविगेशनल सेटेलाइट है, उसका दूसरा सेटेलाइट सफलतापूर्वक GTO में लॉन्च किया गया है, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो नाविक है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो एक बुरा खबर, एक अच्छा खबर। आइए आज के लिए इसको देखते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज सुबह की है संगम नोच की, और आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ से वहाँ ही लोग दिख रहे हैं। और प्रयागराज, कुंभ या दुनिया के किसी भी शहर के इतिहास में जितने लोग आज वहाँ पे इकट्ठा हुआ हैं, कभी नहीं। अनुमान है कि वहाँ पे 10 से 12 करोड़ लोग प्रयागराज और कुंभ क्षेत्र में हैं, और उस आसपास के जिलों में रास्ते को बंद कर दिया गया है, ट्रेनों को रोक दिया गया है कि और अधिक संख्या में लोग वहाँ पे न पहुँचें। जब हम ये चीज़ें बता रहे हैं, यानी जो अभी सुबह 10 बजे तक जो लोग बता रहे थे कि करीब 3 करोड़ 61 लाख लोग वहाँ पे स्नान कर चुके हैं। अब जब जाहिर सी बात है दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में किसी भी शहर में नहीं लोग जुटे हैं, और ये प्रशासन के अनुमान से, शासन प्रशासन या किसी के भी अनुमान से कहीं ज़्यादा है। लोगों को अनुमान था कि 7 से 8 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अनुमान से कहीं ज़्यादा भीड़ आ गई, और उसके कारण एक कहते हैं ना भगदड़ की घटना हो गई, जिसमें काफ़ी संख्या में यानी 50-60 की संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री ने भी उनसे 4 बार बातें की है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रयागराज में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान का रुकाव नहीं है, और सुबह 10 बजे तक ही 3 करोड़ से ज़्यादा, 3.5 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, और उम्मीद है कि शाम तक कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला है, कैसे है। मामला के बारे में देखें तो महाकुंभ के मेले के दौरान रात में, मंगलवार की रात और बुधवार की रात सुबह जो है, कहते हैं ना 1 से 2 बजे के बीच, लगभग 1:30 बजे के बीच संगम के जो है संगम नोच जिसे बोलते हैं, जहाँ पे माँ गंगा और माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का संगम होता है, उससे 1 किलोमीटर दूर जो है एक भगदड़ की स्थिति हो जाती है। भगदड़ की स्थिति के पीछे वजह ये थी कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो माना जाता है कि भीड़ के द्वारा जो बल्लियाँ लगी हुई थी, एक रिस्ट्रिक्टेड जो रास्ता था जिसमें संगम के पास जो अखाड़े, संत महात्मा जो दर्शन जो है स्नान करने के लिए उन्हें आरक्षित थी, उसकी तरफ जाने के दौरान बल्लियों को लोग जो है तोड़ के, यानी लांघ के उस तरफ जा रहे थे, जिसके कारण कई लोग गिर गए, और उसमें भीड़ में वो कुचलने का वो जो है कई सारी चीज़ें देखी गई, जिसमें से 50-60 लोगों के घायल होने की उम्मीद है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हताहत भी हैं। हालांकि हताहतों को संख्या को लेकर कुछ नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी जो सुबह अपनी बातें कही है, उसमें यही बताया है कि घायल लोग हैं, और भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्थिति जो है नियंत्रण में है। 10 बजे तक के समाचार हैं कि संगम घाट पे 3 करोड़ 61 लाख लोगों की 3 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, और ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज और कुंभ शहर में
12 करोड़ 10 से 12 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु की उम्मीद है, सरकार को पता है कि अनुमान है कि वहाँ पे आ गए हैं। और मंगलवार के दिन तक ही 19 करोड़ 64 लाख 19 करोड़ 94 लाख यानी लगभग 20 करोड़ लोग तो मंगलवार तक ही जो है 13 जनवरी से लेकर मंगलवार तक यानी 28 जनवरी तक स्नान कर चुके हैं। तो आज के भी आंकड़ा देख लेंगे तो ये आंकड़ा 30 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा। और एक दिन में किसी एक जगह में 10 करोड़ लोगों का होना ये किसी भी आदमी की कल्पना से परे है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, और आज एक पवित्र त्रिवेणी संगम हो रहा है ग्रहों का, जो 144 साल बाद होता है। ठीक है, ये जो भगदड़ है, इस भगदड़ पे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातें की है और उन्होंने जो है हालचाल जो है जानकारी ली है। और कहीं न कहीं इस भगदड़ ने प्रयागराज के जो है कुंभ मेले के दौरान होने वाले दो और भगदड़ की, पीछे की दो और भगदड़ को याद दिला दिया था, जो 2013 में हुआ था और 1954 में हुआ था। तो आइए जरा समझते हैं क्या मामला है, क्या ऐसे है। देखिए, मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ क्षेत्र में 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 29 जनवरी की सुबह 10 बजे तक 3 करोड़ 61 लाख लोगों ने पावन स्नान किया है और कुंभ मेले और प्रयागराज शहर में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और 28 जनवरी तक 19 करोड़ 94 लाख लोगों ने स्नान कर चुके थे, यानी मंगलवार तक ही कर चुके थे। मंगलवार को भी 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे यही होता है कि जो मकर संक्रांति को जो भीड़ स्नान होती है मौनी अमावस्या में हमेशा ज़्यादा होती है, और आमतौर पर मौनी महासंक्रांति से जो स्नान होता है उसका दूना होता है। और 3.5-4 करोड़ लोग जो है महासंक्रांति को जो है स्नान किए थे, तो उम्मीद थी कि 7.5-8 करोड़ लोग स्नान करेंगे, लेकिन ये संख्या उससे कहीं ज़्यादा निकली है। तो आइए देखते हैं कि इसके पहले क्या हादसे का इतिहास रहा है। तो देखिए, 2013 में जो इसके पहले कुंभ लगा था, उसमें भी एक हादसा हुआ था जिसमें करीब 36 से लेकर 42, कुछ लोग 36 कहते हैं, कुछ लोग 42 लोग कहते हैं, उनकी जान गई थी। लेकिन वो कुंभ मेला से बाहर हुआ था और वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हुआ था। एक जो फुट ओवर ब्रिज है वहाँ पे जो है नीचे उतरते दौरान भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उसमें सड़क के लोग मर गए। और वह जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन भी मौनी अमावस्या था। और इसी तरह का एक हादसा 1954 में हुआ था, जबकि आज़ाद भारत का पहला कुंभ का आयोजन किया जा रहा था। उस दिन भी मौनी अमावस्या था और उस दिन की भगदड़ में लोग बताते हैं कि 800 से ज़्यादा लोगों की जान डूब के या दब के हुई थी। तो कहीं ना कहीं कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के समय इस तरह की घटनाएं देखने की जो है चीज़ें एक दो बार और भी हुई हैं और आज भी हुई हैं। तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौनी अमावस्या को ऐसा क्या है और आज की मौनी अमावस्या को ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में, दुनिया में कहीं इतने लोग नहीं इकट्ठा हुए, वो प्रयागराज में इकट्ठा हुए हैं। तो जरा देखते हैं मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व। देखिए, इस साल माघ अमावस्या, जैसे मौनी अमावस्या कहते हैं, अमावस्या कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन होता है उसे अमावस्या कहते हैं। और माना जाता है कि माघ पक्ष की अमावस्या को या जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उस दिन लोग मौन रहते हैं, अपना अंतरात्मा का वो करते हैं और नदी आदि में स्नान करने पे उनके कष्टों को दूर हो जाता है, उनके पाप धुल जाते हैं या उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार की मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है और इस बार 144 सालों में त्रिवेणी संगम योग हो रहा है। जैसे कि हमारे प्रयागराज में तीन त्रिवेणी है ना, गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का, उसी तरह से मकर राशि में 3 ग्रहों का संगम हो रहा है, सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह का। और ये एक पवित्र संयोग बन रहा है जो कि 144 सालों में बनता है। और इसलिए इस महत्व को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग इस दिन स्नान करने जुटे हैं और वो आंकड़ा कहीं न कहीं करोड़ों में है। 10-12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उम्मीद है कि इस दिन स्नान करेंगे और ये मौनी अमावस्या का महत्व और कुंभ का वो चीज़ रहा है। ठीक है, चलिए हम मनाते हैं कि सब कुछ वीडियो आएगा तब तक काफ़ी कुछ लोग जो है स्नान करके सब कुछ निकल चुके होंगे, सब सकुशल हो सके और संख्या जितनी कम हो
उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये पावन पर्व पर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमारे आपकी किसी को दोष देने का वो नहीं होती है, हमारे आपकी क्षमता से बाहर हो जाता है, किसी की भी क्षमता से बाहर हो जाता है, किसी भी शहर क्या किसी एक सरकार की क्षमता से बाहर हो जाता है 10 से 12 करोड़ लोगों का एक जगह जुटना। और उसमें भी जब कोई भीड़ किसी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन खैर चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला समाचार, जो थोड़ा सा एक सकारात्मक है। हालांकि दुख है तो सकारात्मक चीज़ें भी कई बार क्या होती हैं कि छुप जाती है। आज इसरो अपना श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से अपना 100वां रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। इसरो द्वारा 1979 में अपना SLV रॉकेट जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, बड़ा रॉकेट छोड़ा गया था और आज 100वां रॉकेट छोड़ा गया है। GSLV F-15 रॉकेट छोड़ा गया है, जो GSLV श्रृंखला का उसका रॉकेट है। इस रॉकेट के द्वारा जो है इसरो द्वारा अपने नाविक या नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेनल यानी कि भारतीय तारामंडल के द्वारा नेविगेशन, या जिसे पहले कहा जाता था IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, उसके द्वितीय पीढ़ी के दूसरे उपग्रह को सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। और यह कहीं न कहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा श्रीहरिकोटा से, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन भी बोला जाता है, SHAR भी बोला जाता है, श्रीहरिकोटा हायर रेजोल्यूशन उसको कहा जाता है। और यहाँ से 29 जनवरी की सुबह 6:23 पे NBS-02 नामक जो है एक उपग्रह को छोड़ा गया है। ये 2250 किलोग्राम का उपग्रह है और इसके GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह इसरो का 100वां रॉकेट मिशन है और इस साल का पहला रॉकेट मिशन है। इसरो का इस साल का पहला मिशन है, वैसे 100वां रॉकेट मिशन है, 100वां प्रक्षेपण मिशन है। और जो अभी नए नए इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं उनका भी ये पहला मिशन है। यानी जो अध्यक्ष हैं V नारायणन, अभी चेंज हो गए हैं सोमनाथ जी, तो ये इनका भी पहला मिशन है। और ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होने वाला पहला बड़ा रॉकेट 10 अगस्त 1989 को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और उसके 46 साल बाद इसरो ने अपना 100वां रॉकेट जो है 29 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जो उपग्रह छोड़ा गया है NBS-02, ये क्या है? तो देखिए, NBS-02 NBS सीरीज के रॉकेट जो है उपग्रहों का में से दूसरा है। इसका पहला जो है NBS-01 पिछले मई 2023 में छोड़ा गया था। और यह हमारा जो नाविक सिस्टम है या नेविगेशन सिस्टम है, उसमें द्वितीय पीढ़ी के जो 5 उपग्रह छोड़े जाने हैं उसमें से दूसरा है। यह इसका जो उपयोग किया जाएगा इस उपग्रह का, यह नेविगेशन में होगा। नेविगेशन में मतलब एक सिंपल सा चुनिए कि जिससे आप जो GPS पे आप देखते हैं वो काम, ये हमारा खुद का अपना GPS है। ये सटीक कृषि या प्रिसाइज फार्मिंग के काम करेगा, आपातकालीन सेवाओं के बेड़े का प्रबंधन करेगा और मोबाइल डिवाइस और स्थान सेवाओं को पोजिशनिंग सिस्टम को देगा। और यह नाविक का ये जो उपग्रह छोड़ा जा रहा है NBS-02, ये IRNS-1E उपग्रह है, उसके स्थान लेगा और इसे 111 डिग्री 75 मिनट ईस्ट पर इसे स्थापित किया जाएगा जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में, यानी GSO में पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की कक्षा में से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट 36,000 किलोमीटर में नहीं छोड़ा जाएगा, एक इक्लिप्टिकल कक्षा होती है GTO, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, उसमें ये छोड़ा जाएगा इसके 175 किलोमीटर ऊपर, या फिर ये 35,800 किलोमीटर के पास जाएगी, तो जहाँ पे वो उसको कट करेगी वहाँ से उसे GSO में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बारे में अगर और देखें तो इसमें जो NBS-02 का जो जीवन काल है, इसके जो उपग्रह हैं वो 12 वर्ष हैं और इसमें L1, L5 और S बैंड के इसमें आवृत्ति लगे हुए हैं। इनका उपयोग जो हमारा अमेरिकी जो GPS जिस बैंड का उपयोग करता है उसी बैंड में ये भी काम करता है। और ये फिटनेस ट्रैकर जैसे छोटे उपकरणों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस उपग्रह में एक भारतीय
स्वदेश निर्मित जो है परमाणु घड़ी रुबिडियम परमाणु मानक या आरएफ एक सटीक परमाणु घड़ी इसमें लगी हुई है। तो ये इसके बारे में जानकारी रही। अगर हम इसको देखें कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन या भारतीय तारामंडलों के जरिए अपना जो नेविगेशन है या जिसे नाविक बोलते हैं NAVIC नाविक, यह एक नौवहन जो है प्लेटफॉर्म है, क्षेत्रीय नौवहन सिस्टम है। देखिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्टिनेंटल भारत की एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशनल सैटेलाइट प्रणाली है। इसके जरिए यह भारत में तो उपयोग करेगा ही, साथ ही साथ भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर आगे तक फैले क्षेत्र, यानी ये रीजनल है, भारत और भारत से बाहर भी फैले 1500 किलोमीटर क्षेत्र के बीच में ये इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र होगा, यानी भारत और भारत से बाहर। यानी ये देखा जाए तो ये किसी भारत के लिए नहीं, भारत और भारत के बाहर भी सेवाएं देगा, लेकिन वैश्विक स्तर पे ये सेवाएं नहीं देगा। अभी देखेंगे उसका क्या अंतर है। और इसके जरिए सटीक स्थिति, वेग और समय सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नाविक में 2 प्रकार की सेवाएं दी जाती है, एक स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम या उसे कहते हैं मानक स्थिति सेवा, की किसी वस्तु पर आप किसी कहां पे है उसके बारे में जानकारी किस, और उसके लिए आपको समय और जो है स्थान यानी अक्षांश देशांतर और समय का होना बहुत जानकारी है, होना चाहिए, तो वो देगा। और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये वही जो है पोजीशनिंग सिस्टम मिलिट्री पर्पस के लिए देगा। ठीक है। अगर हम देखें कि नाविक का एसपीएस प्राथमिक सेवा क्षेत्र अभी 20 मीटर से बेहतर स्थिति में, यानी 20 मीटर से सटीक लोकेशन का देता है और 40 नैनो सेकेंड से बेहतर समय सटीकता दिखाता है, जो अभी जीपीएस का है। लेकिन ये और उन्नत सेवाओं का जो है इसको करने के लिए इसके बेस कंडीशन में ये 5 उपग्रह छोड़ने जाने हैं, जिसमें से एक 2023 में छोड़ा गया था, मई 2023 में GSLV Act 12 के जरिए, जिसमें पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगी थी। 2 अभी आज छोड़ा गया है और बाकी के 3, 4, 5 3 और उपग्रह छोड़े जाएंगे द्वितीय पीढ़ी के। अगर हम देखें कि भारत द्वारा अपना खुद का जीपीएस, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, तो अपना खुद का जीपीएस नाविक क्यों बनाया गया, इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे की वजह है कि कारगिल युद्ध, जब कारगिल वार हुआ था, हमने कोशिश किया था कि हम अपना एक आर्मी के लिए अपना एक नेविगेशनल सिस्टम बनाएंगे, और उस समय तक हमारा जो हमें नेविगेशन के लिए हमें जो अमेरिका जीपीएस है वो मदद करता था, रूस का ग्लोनास था उससे भी मदद मिलता था, लेकिन उस समय तक वो रूस की स्थिति खस्ता हाल हो चुकी थी, तो कई सारे उसके उपग्रह जो है काम नहीं कर रहे थे। तो भारत जो है वो जब कारगिल वार हुआ, तो भारत ने जब ये जीपीएस सुविधाएं मांगी रिस्ट्रिक्टेड सर्विस ने, तो अमेरिका ने नहीं दिया, जिसका हमें काफी खामियाजा उठाना पड़ा। और उस युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें एक प्रण लेना है कि हमें अपना रीजनल नेविगेशनल सिस्टम बनाना है, IRNSS बनाना है, और इसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, और वही अब विकसित रूप से नाविक के रूप में हमारे सामने आया है। और देखा जाए तो भारत का जो ये IRNSS है, ये हमें 1500 किलोमीटर की सुविधाएं देता है अपने और उसके बाहर का। और इसमें जो सैटेलाइट हैं वो प्लस ग्राउंड स्टेशन है, जापान में लगे हैं, फ्रांस में लगे हैं, रूस में लगे हैं। भारत में है जापान, फ्रांस और रूस के ग्राउंड स्टेशन, और जो उपग्रह है इसमें 7 उपग्रह है, उनके जरिए हम इसे सटीक जानकारी लेंगे। और ये जब पूरे सिस्टम ग्राउंड वाले और ये चीज चालू हो जाएंगे, तो ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन सिस्टम है जो अभी 20 मीटर तक देता है जीपीएस की तरह, वो 5 मीटर और 5 माइक्रो सेकेंड तक की सटीकता तक ये देने में सक्षम हो जाएगा। जो हमारा नैविक है, अगर देखा जाए तो ये जो जीपीएस है अमेरिका का, देखा जाए तो दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिसके पास अपना रीजनल नेविगेशनल सेंटर है। उसके पहले 4 देश हैं, 4 और हैं, लेकिन वो वैश्विक हैं, और एक जापान का है, वो अपना घरेलू है। तो घरेलू स्तर पे जापान के पास है, यानी देश के स्तर पे। वैश्विक स्तर पे अमेरिका के पास है जीपीएस है, रूस के पास है ग्लोनास है, EU के पास अपना गैलीलियो है, और चीन के पास है इसमें बैदू। ये लेकिन ये पूरे वैश्विक स्तर पे है। भारत का क्या है, भारत प्लस 1500 किलोमीटर का और क्षेत्र है, यानी रीजनल है ये हमारा IRNSS या नाविक। जापान का अपना खुद का है। हमारा जो ये IRNSS या नाविक है, ये जीपीएस के से बेहतर हमारे सुविधाएं देने में सक्षम है,
क्योंकि एक ये है कि ये जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में है। जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह रहता है तो जिस जगह वो धरती पे रहता है उसी जगह हमेशा रहता है, और रोटेट करके किसी पर्टिकुलर समय पर उसको आने की जरूरत नहीं है। वो 24 घंटा उस जैसे जैसे धरती घूमती है वो ऐसे घूमते रहता है और वहीं पे उपस्थित रहता है, जिससे कि सटीकता और आ जाती है। साथ ही साथ इसका सिग्नल डिवाइस को 90 डिग्री पर मिलता है, जिसके कारण ये कोहरे, पहाड़ आदि, घने जंगलों आदि में भी सटीक इसकी जो है पोजिशनिंग हमें हो जाती है। तो ऐसे में इसका छोड़ा जाना, IRNSS का छोड़ा जाना यानी NVS-02 या नाविक का दूसरा उपग्रह छोड़ा जाना निश्चित रूप से हमारे नौवहन सुविधाओं को या नेविगेशनल सर्विसेज को बेहतर बनाएगी। इसको जिस उपग्रह से जिस रॉकेट से छोड़ा गया है GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या भूतुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपणवान। देखिए, भारत के पास कई सारे उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसमें ASLV है, SLV है, PSLV है, SSLV है, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिससे शुरुआत किए थे हम 1980 में। PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो अब तक का हमारा सबसे कह सकते हो कि उसको वर्किंग हॉर्स कहते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया है। GSLV है, और एक इसका एडवांस वर्जन है LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 मार्क 3, जो कि जिसकी 100% सफलता दर है। तो GSLV भी जो है 3 चरणीय है, LVM भी 3 चरण है। उसको एक्चुअल में GSLV मार्क 3 मानो। वो 4000 किलोग्राम से ज्यादा के वजन को जो है GSO में छोड़ता है, और यह 2250 किलोग्राम वजन तक के लिए ये GSLV ले जाता है। तो GSLV में 2250 किलोग्राम रहेगा और LVM-3 में तो रहेगा। ये देखिए GSLV F-15 है। यह भारत के जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की 17वीं उड़ान है। ठीक है, यानी 16 उड़ान इसके पहले कर रखा था, ये 17वीं उड़ान कर रहा है। और क्रायोजेनिक चरण, स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ ये 11वीं उड़ान है। देखिए, ये जो GSLV है ये 3 चरणीय वाहन होता है, ये उपग्रह लगा होता है। इसमें ये ठोस चरण है पहला, दूसरा द्रव चरण, विकास इंजन है, और तीसरा है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन जो लगा होता है, ये क्रायोजेनिक मतलब अति निम्न तापमान पे इसमें जो है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और ये स्वदेशी है। ये काफी क्रिटिकल होता है। तो ये स्वदेशी लगाया हुआ, यानी GSLV से हमने 16 पर पहले किए हैं, यानी 17वां किया है, लेकिन 11 ही हमने स्वदेशी क्रायोजेनिक से किया था। बाकी जो रूस से हमें कुछ क्रायोजेनिक इंजन मिले थे उसका प्रयोग करके किया था। ये जो है भारत का जो स्पेसपोर्ट है श्रीहरिकोटा में, उसका 7वां प्रक्षेपण है, बता ही दिए थे। जो ये GSLV है इसे इसरो का नाटी बॉय कहा जाता है। जैसे कि PSLV को उसका वर्किंग हॉर्स बोला जाता है, उसी तरह से GSLV को उसका नाटी बॉय शरारती लड़का क्या होता है, कभी मन आया तो कर दिया, कभी मन आया तो नहीं किया। तो उसी तरह से है कि ये तो 17वां जो प्रक्षेपण है ये तो सफल हो गया, लेकिन 16 जो अभी तक प्रक्षेपण हुए हैं उसमें से 6 बार ये फेल हुआ है, यानी 37% से ज्यादा इसकी असफलता दर है। जबकि इसी का ही जो एडवांस वर्जन है LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3, वह इसकी सफलता दर जो है LVM-3 की सफलता दर 100% है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। इस GSLV की खास बात यह है कि इसी GSLV से क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत ने निपुणता हासिल की है। यानी कि हम जब सीख रहे थे अपने क्रायोजेनिक इंजन का, वो तब से ये उसके लिए है। यानी ये हमारे कहते हैं ना कि भले ये नॉटी बॉय है, लेकिन इस पर ही हमने सारा ट्रायल और वो किया। LVM तो विकसित अवस्था में हो गया है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो क्रायोजेनिक इंजन हमने बनाया था, हम पे रूस पहले मदद कर रहा है, लेकिन जब अमेरिका ने दबाव बना दिया उस पर, तो उसने भी मदद करने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। तो ये हमारा आज की जो है, देखा जाए तो इसरो की उपलब्धियां, जो 7वां उपग्रह प्रक्षेपण किया है, 7वां रॉकेट प्रक्षेपण किया है, उसमें NVS-02, नॉवेक्स और GSLV के बारे में जानकारी रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।